हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बता दिया था जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है उसमें जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो मैकेनिज्म की रेस्पिरेशन की जो मेन रिएक्शन है उसके बारे में या मेन मैकेनिज्म के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रियाविधि। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? निःश्वसन और उच्च श्वसन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? निःश्वसन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन, और जो सेकंड होता है वो होता है उच्च श्वसन या उसे हम बोल सकते हैं एक्सपीरेशन। फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज इंस्पिरेशन। वी ऑल नो दैट इंस्पिरेशन क्या होता है? वायुमंडल की O2 को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इंस्पिरेशन। मतलब वायुमंडल की ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया ही क्या कहला रही है? निःश्वसन। जो निःश्वसन होती है वो होती है एक सक्रिय क्रिया। यह क्रिया कैसी है? एक सक्रिय क्रिया है जो मुख्य रूप से होती है पेशीय संकुचन के कारण। किसके कारण हो रही है भाई? पेशीय संकुचन के कारण। पेशीय संकुचन के कारण। और इसमें जो मुख्य पेशी होती है वो होती है इंटरकोस्टल पेशियां। वी ऑल नो दैट जो रिब्स होती हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं या पेशियां प्रेजेंट होती हैं। उन पेशियों को क्या कहते हैं? दो रिब्स के बीच में दो क्या प्रेजेंट होती है? पेशियां प्रेजेंट होती हैं। इन पेशियों को क्या कहा जाता है? इंटरकोस्टल पेशियां। तो जो पेशियां होती हैं इसमें संकुचन की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है? इंस्पिरेशन की क्रिया होती है। जो यह क्रिया है वो है सक्रिय क्रिया है। इसमें क्या होता है? जब संकुचन की जब क्रिया होती है तो पसलियां आगे व बाहर की ओर खिंचती है। पेशीय संकुचन होगा तो पसलियां क्या होंगी? आगे व बाहर की ओर खिंचती है। जब पसलियां आगे व बाहर की ओर खिंचती है तो जो स्टर्नम पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं जो पसलियां होती हैं वो कशेरुक और स्टर्नम के से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो स्टर्नम पार्ट होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। पसलियों में क्या हुआ? पेशियों में क्या हुआ? संकुचन। पेशियों में संकुचन हुआ, क्या हुआ? पसलियों में भी क्या होने लगी? क्रिया होने लगी, जिससे पसलियां आगे व बाहर की ओर खींचने लगती हैं। और जो स्टर्नम भाग है, कौन सा भाग है? स्टर्नम भाग कहाँ की ओर झुकने लगता है? नीचे की ओर झुकने लगता है। अब देखो हम लोग जानते हैं जो पसलियों के द्वारा जो पसलियां होती हैं वो दो भाग से जुड़ी हुई होती हैं, स्टर्नम और कशेरुक के द्वारा। तो स्टर्नम पार्ट क्या हो गया? नीचे की ओर झुकने लगता है, जिससे क्या होगा? जो डायफ्राम होता है उसमें भी रेडियल संकुचन होने लगता है। किसमें? डायफ्राम में रेडियल संकुचन होने लगता है। हम लोग जानते हैं फेफड़े जो होते हैं डायफ्राम पर अरेंज होते हैं, इसमें क्या होने लगा? रेडियल संकुचन होने लगता है। अब देखिए क्या हो रहा है डायफ्राम में? रेडियल संकुचन। डायफ्राम में संकुचन होने की वजह से
जो डायफ्राम होता है हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में, जो डायफ्राम होता है सामान्य रूप से किस आकार की संरचना होती है? गुंबदाकार। किस आकार की संरचना होती है भाई? गुंबदाकार आकृति की संरचना होती है, लेकिन जैसे ही इसमें संकुचन होता है यह हो जाता है फ्लैट। कैसा हो जाती है? फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लैट या चपटी संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। यह चपटी संरचना में परिवर्तित होने के कारण जो इसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ता है तो जो फेफड़ों की जो सरफेस होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ ही साथ प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा, उसका भी आकार बढ़ने लगता है। किसका? प्लूरल कैविटी का आकार बढ़ने लगता है। जैसे ही प्लूरल कैविटी का आकार बढ़ेगा फेफड़े फैलने लगते हैं। जैसे ही प्लूरल कैविटी का आकार बढ़ता है फेफड़े क्या होने लगते हैं? फैलने लगते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही फेफड़े फैलने लगते हैं तो जो बाहरी नासाद्वार होता है या नोस्ट्रिल्स होता है, इसके थ्रू आउट ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पे पहुंच जाती है? लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स फूल जाते हैं और इस प्रकार जो इंस्पिरेशन की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। इतना क्लियर है? एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर की जो O2 होती है उसको ग्रहण करने की जो क्रिया है वो क्या कहला रही है? इंस्पिरेशन कहला रही है। कौन सी क्रिया है? इट इज ए एक्टिव रिएक्शन या इट इज ए एक्टिव एक्शन, सक्रिय क्रिया है जो किसके कारण होती है? पेशीय संकुचन के कारण। और पेशियां कौन सी होती है? इसमें इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है जिससे पसलियां आगे व बाहर की ओर खिसकने लगती हैं। पसलियां आगे व बाहर की ओर खिंचने लगेंगी तो जो स्टर्नम पार्ट होता है वो किस साइड झुकने लगता है? नीचे की ओर। अब जैसे ही स्टर्नम पार्ट नीचे की ओर झुकेगा तो किसके ऊपर प्रेशर आएगा? डायफ्राम पर। किस पर आएगा? डायफ्राम पर प्रेशर आता है जिससे डायफ्राम में भी क्या होने लगता है? रेडियल संकुचन होने लगता है। रेडियल संकुचन होने की वजह से जो डायफ्राम है नॉर्मल फेज में किस प्रकार की, इनएक्टिव फेज में किस प्रकार की संरचना होती है? गुंबद के आकार की संरचना होती है जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें हो जाती है क्लब शेप स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर। अब डायफ्राम की जो संरचना है वो फ्लैट हो गई तो इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ता है तो प्लूरल कैविटी होती है उसका भी आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और इस प्लूरल कैविटी के आकार के बढ़ने की वजह से जो लंग्स होते हैं उसका साइज ऑल्सो इंक्रीज, उसका आकार भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फेफड़े क्या होने लगेंगे? फैलने लगेंगे। जैसे फेफड़े फैलेंगे किसकी नीड होगी? O2 की नीड होती है। O2 बाहरी माध्यम से नासा छिद्र द्वारा या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू आउट कहाँ प्रवेश करती है? लंग्स में प्रवेश करती है और श्वसन की क्रिया या इंस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इतना क्लियर है आप सभी के? नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये था अपना इंस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेशन की या उच्च श्वसन की। तो वी ऑल नो दैट व्हाट इज एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन क्या होता है? O2 को ग्रहण करने के बाद जो CO2 होती है उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उच्च श्वसन या एक्सपिरेशन। मतलब CO2 को त्यागने की क्रिया क्या कहला रही है? उच्च श्वसन। जो एक्सपिरेशन की जो क्रिया होती है या उच्च श्वसन की जो क्रिया होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। किससे? इंस्पिरेशन से। किससे अपोजिट है? इंस्पिरेशन से। देखिए कैसे होती है। जो एक्सपिरेशन की जो क्रिया होती है वो भी पेशीय संकुचन के कारण होती है। पेशियों में संकुचन होने की वजह से जो पसलियां होती हैं वो पीछे की ओर खिसकने लगती है। पेशियों में क्या हुआ? संकुचन। पेशियों में
संकुचन से जो पसलियां होती हैं वो किधर की चलने लगेंगी, पीछे की साइड। पसलियां पीछे की साइड या पीछे की दिशा में क्या होने लगती है, खिसकने लगती हैं। अब देखो विपरीत है तो सिंपल सी बात है, याद रखने का बेसिकली ट्रिक है। अगर हमें इंस्पिरेशन आ गया तो हम लोग इजीली एक्सपिरेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट एक्टिविटी होती है। इसमें क्या हो रहा था, आगे की ओर खिसक रही थी, अब कहाँ खिसकने लगी है, पीछे की ओर। अब पिछली जो पसली है पीछे की ओर खिसक रही है तो स्टर्नम वापस से क्या होने लगेगा, ऊपर की ओर। स्टर्नम क्या होता है, ऊपर की ओर होने लगता है। स्टर्नम ऊपर की ओर खिसकने लगता है। अब स्टर्नम ऊपर की ओर खिसका, क्या होगा, अभी तो संकुचन हो रहा था, रेडियल या डायफ्राम में क्या होगा, रेडियल शिथिलन। डायफ्राम में शिथिलन हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम में क्या हुआ, शिथिलन। अब डायफ्राम में शिथिलन हुआ तो जो फ्लैट स्ट्रक्चर थी, जो फ्लैट स्ट्रक्चर हो गई थी एक्टिव फेज में डायफ्राम की, वो वापस से किस प्रकार की हो जाती है, गुंबदाकार। किस प्रकार की हो जाती है भाई, गुंबदाकार हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो स्टर्नम था या डायफ्राम था उसमें शिथिलन हो गया, इसकी वजह से जो संरचना है वो वापस अपनी फेज में आ जाती है, और जो डायफ्राम होता है वो वापस से किस में हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। और वापस से जो प्लूरल कैविटी का जो साइज होता है वो वापस से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फेफड़े क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। प्लूरल कैविटी का साइज घटा तो फेफड़े क्या हुए, घटने लगते हैं। फेफड़ों का जो आकार होता है वो सिकुड़ने लगता है। जैसे ही फेफड़े सिकुड़ते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई चीज सिकुड़ रही है। बैलून देखा है हम लोगों ने, बैलून में जब हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, जबकि जैसे ही उससे बैलून से हवा निकलती है वो वापस से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सेम लंग्स में भी यही होता है, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और जो CO2 होती है वह वापस से रेस्पिरेटरी मार्ग के थ्रू आउट या पैसेज मार्ग के थ्रू आउट क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रियाविधि, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अगर हम नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका श्वसन चक्र के साथ फेफड़ों में जो वायु ली जाती है वो ली जाती है 7500 ml। कितना ली जाती है, 7500 ml। एक नॉर्मल व्यक्ति है जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें एक बार में जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी में जो एयर ली जाती है वो कितनी होती है, अबाउट 7500 ml। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है।